हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं सेक्शन 15 के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की तरफ। क्या है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस? तो बेसिकली सेक्शन 15 है आपका, 5 इसके अंदर आपको सब सेक्शन दिए गए हैं, जिसके अंदर रेलेवेंट मेनली आपके 3 है सेक्शन। सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3। उसके बाद 2 सबसेक्शन है जो कि बात कर रहा है कि अगर ये काम ना करे तो उस केस में आप क्या करोगे, किसको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आएगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेटेड पर्सन जो है, रिलेटेड पर्सन जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है वो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे बकायदा आपके सेक्शन नंबर 15 ने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया कि भैया ये लोग जो होंगे इसको हम मान के क्या चलेंगे, रिलेटेड पर्सन, एंड अदर देन दैट जो होंगे वो सारे कहलाएंगे आपके अनरिलेटेड पर्सन। ठीक है, तो इतनी बातें जो आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर है जिसको हम देखेंगे वन बाय वन। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बहुत बढ़िया। सबसे पहला नाम इन्होंने क्या दिया कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको टीवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। मतलब ये क्या है, वो कीमत है जो कि पे कर दी हो सकता है एडवांस में दे दिया हो या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे दिया हो, या फिर पेबल हो, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा तो वो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कहलाएगा। फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मतलब कि जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आर नॉट रिलेटेड, पहली कंडीशन। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। जो प्राइस है वो यहां पे क्या है, सोल कंसिडरेशन है इस सप्लाई का। मतलब ये जो सप्लाई हुई है उसके बदले में जो कंसिडरेशन में मिल रहा है सप्लायर को, वो क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, और कोई और किसी भी टाइप में नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन या किसी भी अदर फॉर्म का कंसिडरेशन उसको ना मिल रहा हो, तब जाके आपका सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन नंबर 1 वहां पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपको ये सबसेक्शन नंबर 1 क्या बता रहा है, एसेंशियल्स बता रहा है कि किस सिचुएशन में आप सेक्शन नंबर 15 को अप्लाई करोगे। ठीक है ना। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो कीमत जो कि एक्चुअली पेड है या फिर पेबल है उस सप्लाई के बदले में, और कंडीशन क्या डाल दी कि जो सप्लायर रेसिपिएंट होगा वो आपके रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 जो प्राइस है वही आपका एक सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन फुलफिल करेगी तो सेक्शन नंबर 15 आपका अप्लाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन नंबर 2 आता है जो कि बात करता है इंक्लूजन्स की। मतलब कि जब आप ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब जब ट्रांजैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो उनमें से क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, उसकी बात कहां हो रही है, सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। और सबसेक्शन नंबर 3 देखेंगे जहां पे बात होगी एक्सक्लूजन की, कि क्या क्या चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है। ठीक है सर, पहले बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 2। कह रहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड। तो अब यहां पे कुछ गिनी चुनी बातें हैं, उसको वन बाय वन आपको देखना है। क्लॉज ए क्या कह रहा है, क्लॉज ए, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के टैक्सेस को छोड़ दो, इस एक्ट मतलब इस एक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा था स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब एसजीएसटी एक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, मतलब यूटीजीएसटी की बात कर रहा है। एंड सर्विस टैक्स एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, मतलब कि आपकी कंपनसेशन वाले एक्ट की बात कर रहा है। तो इन सभी को कह रहा है छोड़ो, इनकी टैक्स की बात नहीं कर रहे, अदर देन दिस, इनको छोड़ के। इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, अगर सप्लायर इन टैक्स के अलावा कोई और टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस वगैरह चार्ज कर रहा है, इनवॉइस के अंदर लिख रहा है, तो वो आपका इंक्लूड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। मतलब कि उस अमाउंट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन से टैक्सेस वगैरह हैं, कौन से ड्यूटीज वगैरह हैं, तो बेसिक इसका अगर एसेंस देखोगे, बेसिक इसकी मीनिंग देखोगे तो मतलब क्या निकल के आएगा कि ये सारे वो सारे टैक्सेस, ड्यूटीज हैं जो कि आपकी जीएसटी एक्ट के अंदर, जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड नहीं हुए। मतलब कि जीएसटी के अलावा भी कई सारे टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह रह गए हैं जो कि इसके अंदर सबस्यूम्ड नहीं हो पाए, उनकी बात यहां पे कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, एग्जांपल तौर पे क्या ले सकते हो आप, म्युनिसिपल टैक्स। तो अगर म्युनिसिपल टैक्स ऐसा है जो कि सप्लायर अगर अलग से चार्ज कर रहा है तो म्युनिसिपल टैक्स भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। आइए जी पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट
ऑफ द सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो 3 यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्लॉज नंबर बी आपको ध्यान रखना है, आपको ये बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत सारे सवालों में देखने को मिलेगा, आपको कोट करना पड़ेगा कि भैया सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 का मैं क्लॉज बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात कर रहा है कि भैया कोई भी ऐसा अमाउंट है जिसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर थी, सप्लायर के ऊपर था। ठीक है, इन रिलेशन टू सच सप्लाई, मतलब कि वो सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए। सप्लाई से रिलेटेड का क्या मतलब है अभी समझाऊंगा। और इनकर किसने किया, मतलब उसकी पेमेंट किसने की है, रिसिपिएंट ने पे कर दी। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि भैया जो प्राइस था उसके अंदर उसको इंक्लूड भी नहीं किया गया है, उसके अंदर उसको इंक्लूड भी नहीं किया गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करके चलना है। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है कि सपोज करो ए ने बी को कुछ सप्लाई करना था। ठीक है, ए ने बी को कुछ सप्लाई करना था, उसकी कीमत थी 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 रुपीज का जो सप्लाई होगा इसको अरेंज कर रहा है, मतलब इसको ये तैयार कर रहा है। ए सपोज करो एक गुड्स है जो कि 10,000 रुपए का है, उसको वो तैयार कर रहा है। अब जब ए तैयार करता है तो ए उसके लिए कई सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करता होगा। लेट्स से ए ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया सी से 1,000 रुपए का। ठीक है, ये इस सप्लाई से रिलेटेड है, मतलब ये 10,000 रुपए का जो गुड्स तैयार करके ए बी को देगा उससे रिलेटेड ही उसको कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी जो कि 1,000 रुपए का है, उसने किसी सी से खरीद लिया वो। तो अब इस सी को 1,000 रुपए कौन पे करेगा, ऑब्वियसली ए पे करेगा। ए को पे करना चाहिए था सी को, लेकिन हुआ क्या कि बी जो कि रिसिपिएंट है इस सप्लाई का, उसने इस सी को 1,000 रुपए पे कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है कि भैया एक लाइबिलिटी थी किसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर। ये ए कौन है हमारा, सप्लायर, ये बी कौन है हमारा, रिसिपिएंट। तो इस सप्लायर की कोई लाइबिलिटी थी, किसी भी थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी थी जो कि इस सप्लायर को पे करनी थी। और वो जो लाइबिलिटी है वो इन रिलेटेड टू द मेन सप्लाई, जो ये आपका मेन सप्लाई 10,000 रुपीज का, इससे रिलेशन में ही होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट। तीसरा कि उसकी पेमेंट किसने कर दी हो, रिसिपिएंट ने। ये जो बी है जो रिसिपिएंट है इसने इसकी पेमेंट कर दी। ठीक है सर, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसका इनवॉइस बनाया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है बी को 10,000 तो देने नहीं है, 9,000 ही देने हैं। तो एस जो अपना इनवॉइस बनाएगा उसके अंदर उसको पूरे 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर उसको पूरे 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। ऑल्दो ये 1,000 रुपए वो बाद में जाके लेस कर दे, अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग उसको 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जब इस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा तो पूरे 10,000 रुपए चार्ज किया जाएगा। लेट्स से 18% 18,000, लेट्स से 18% आपका 1,800 रुपए और टोटल हो जाएगा आपका 11,800 रुपए। अब 11,800 में से बी कहेगा कि भैया 1,000 रुपए तुम्हारे बदले की पेमेंट मैंने किसी को कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं, तो वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगा, मतलब 10,800 रुपए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि वो 10,000 रुपए से बोले कि अच्छा 10,000 में से 1,000 तो तुमने खुद ही बियर कर लिए थे, तो तुम्हारे मेरे बनते हैं 9,000 रुपए, 9,000 के ऊपर 18% निकालो और फिर टैक्स दे दो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो क्या हो गया, इस 1,000 रुपए के ऊपर 18%, दैट मींस 180 रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट को 1,800 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब 9,000 के ऊपर निकाला जाएगा तो 180 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 1,620 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जब 1,620 रुपए मिलेंगे तो उन्होंने 1,000 रुपए पहले ही एडजस्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सप्लाई की वैल्यू को डायरेक्टली रिलीज कर दिया, सप्लाई की वैल्यू को ही डायरेक्टली माइनस कर दिया। ऐसा करना कतई अलाउड नहीं है, उसको आपको इंक्लूड करना होगा पहले सप्लाई की वैल्यू के अंदर, फिर पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लो। अगर फिर कुछ ऐसी कोई आपको एडजस्टमेंट करनी है तो करते रहो, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को मतलब है अपने टैक्स से, इस टैक्स को आप कैसे भी नहीं चुराओगे, इस टाइप की हरकत से बिल्कुल नहीं चुराओगे। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉज नंबर बी। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। सप्लायर की लायबिलिटी है पे करने की, रिलेशन है उसका सप्लाई के साथ, जो आपकी मेन सप्लाई चल रही है उसके साथ, और उसको पे कर दिया आपके रिसिपिएंट ने, और आप उसको प्राइस में इंक्लूड भी नहीं कर रहे हो, नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये फिर गलत हो जाएगा। अगर आप इंक्लूड कर रहे हो 10,000 का पूरा 10,000 ही लिख रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 का मतलब अगर 9 लिख रहे हो तो उस केस में आप जीएसटी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको उसको इंक्लूड करना पड़ जाएगा। इस टाइप की कोई भी पेमेंट होगी तो दैट मींस वो 1,000 रुपए को आपको ऐड करना पड़ेगा, वो भी इंक्लूड होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। ठीक है सर, चलिए क्लॉज बी भी हमें बहुत अच्छे समझ में आया। क्लॉज सी पढ़ते हैं। क्लॉज सी हमारा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कई बार कोई कमीशन वगैरह पे करनी पड़ती है। कमीशन वगैरह का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ए है, बी है, ए सप्लायर है, बी रिसिपिएंट है। ठीक है, अब ए को ना कोई कमीशन किसी को देनी है, किसी एजेंट को कोई कमीशन देनी है, और वो कमीशन वो है जो एक्चुअली में वो बी से ही रिकवर करके देगा।
एक्चुअली में वो बी से रिकवर करके देगा। तो अगर कोई 1000 रुपए की लेट से कमीशन किसी एजेंट को देनी है तो वो 1000 रुपए भी इसके अंदर आपके ऐड होंगे, वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ऐसे ही अगर ए कोई पैकिंग करके दे रहा है बी को, कोई स्पेशल टाइप की पैकिंग है जिसके लिए वो चार्ज कर रहा है, बकायदा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अलग से उसको चार्ज कर रहा है कि भैया आपको मैं पैकिंग करके आपको डिलीवर करूंगा, उसके आपको 2000 रुपए अलग से लगेंगे। तो इस टाइप का अगर कोई पैकिंग का चार्जेस लिए जा रहे हैं सप्लायर के द्वारा रिसिपिएंट से, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस। ठीक है, कि कोई भी इस टाइप का खर्चा हो, चाहे कमीशन के नाम का हो, चाहे पैकिंग का नाम का हो, चाहे ऐसा हो सकता है कि बी ने कहा कि अच्छा तुम जो मुझे सामान देने वाले हो ना, उस पर मुझे भरोसा नहीं है, तुम उसकी टेस्टिंग कराओ। ऐसा मैं कह रहा हूं कि तुम उसकी टेस्टिंग कराओ। ए कहता है ठीक है जी हम टेस्टिंग करा देंगे, जो भी उसके चार्जेस लगेंगे वो आप दे देना, हम टेस्टिंग करा देते हैं। बी ने कहा ठीक है जी। तो इस टाइप की कोई टेस्टिंग करवाई गई तो उसके भी जो चार्जेस होंगे वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अगर सपोज ए ने बी की साइट पे जाके उसको इंस्टॉल करके आया, ए उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करके आया, उसके लिए उसने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो इन शॉर्ट इसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंटल expenses including commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply, and दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, any amount charged for anything done by the supplier। भाई साहब कुछ भी काम अगर सप्लायर ने किया है और उसके बदले अगर पैसे चार्ज किए हैं तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑब्वियसली बात है जो सप्लाई हो रहा है गुड्स या सर्विस या बोथ, उसके संदर्भ में उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पैसा चार्ज किया गया है at the time of or before delivery of goods or supply of services, मतलब कि डिलीवरी के वक्त या फिर डिलीवरी से पहले, मतलब कोई इस टाइप की अगर उसकी इंस्पेक्शन वगैरह कराई गई थी, डिलीवरी से पहले करवाई जाएगी, डिलीवरी करते वक्त उसकी कोई इंस्टॉलेशन वगैरह कराएगी। तो ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इस टाइप से अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है सप्लायर के द्वारा और उसके लिए अगर पैसे चार्ज किए गए हैं तो वो अमाउंट भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगा। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है ये आपका, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसके अंदर आप बकायदा सवाल देखोगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको वहां पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, जैसे आप इनकम टैक्स के अंदर करते हो कि आपको अलग अलग सिचुएशन दी होगी, क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, अगर होगा तो कितना ऐड होगा, इस टाइप की सारी चीजों को आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये अभी तक का कह सकते हो कि आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर, अभी आपने जितने भी चैप्टर किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर आपका ये है ना। अगला क्या आता है, डी, क्लॉज डी कह रहा है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। अरे सर ये तो याद आ रहा है, कहां पढ़ा था ये, आपने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में। हाँ याद आया, कौन सा सेक्शन 12 और 13 में भी पढ़ा था। सब सेक्शन कौन सा था 6, 12 का भी 6 और 13 का भी सब सेक्शन नंबर 6। जहां पे आपने क्या देखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई इसका कब होगा, जब ये इस टाइप की इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो कि डिलेड पेमेंट के रिस्पेक्ट में होती है, वो जब रिसीव हो जाएगी सप्लायर को, जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा सप्लायर को, तब उसका आपका टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट मानी जाएगी जिस डेट पे रिसीव हो रहा है। ठीक है सर, तो मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का कोई इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी भी अगर मिल रहा है, किसको मिल रहा है, सप्लायर को मिल रहा है, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई को ना आप ऐसा समझ सकते हो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर जुड़ेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। सिंपली मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप जितने भी ऐसे आइटम को जोड़ोगे तो जितना भी ये जोड़ के निकल के आएगा उन सबके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि भैया ऐसा ना हो कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग कर दो और जीएसटी बचा लो, ना ना ना, इस टाइप की कोई भी हरकत होगी तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ना है और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट का ये सेंस यहां पे चल रहा है। अगला देखो सब्सिडीज। अब सब्सिडी जैसे आएगा आपको याद आएगा कि सर हमने तो पढ़ा था कि कंसिडरेशन के अंदर हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने देखा था कि सब्सिडीज जो होती हैं वो आपका कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती। तो जब सब्सिडीज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती है तो उसको यहां पे क्यों जोड़ रहे हो, तो ध्यान दो, वहां पर आपने एक्सक्लूसिवली पढ़ा था कि कोई भी सब्सिडी अगर मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको वहां पे याद दिलाया था कि अदर देन दैट अगर कोई और सब्सिडी है तो वो आपका कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, पहला सब्सिडी होना चाहिए, दूसरा डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए प्राइस के साथ, और एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, उसकी बात यहां पे नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट कि सब्सिडीज मिलेगा किसी और व्यक्ति से, कोई एनजीओ हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रस्ट वगैरह हो सकता है जिससे आपको सब्सिडी मिल रही है, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा हो। तो तीन बातें हैं, सब्सिडी होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए प्राइस के साथ। डायरेक्टली लिंक्ड का मतलब क्या है वो आप थोड़ा सा और डीप में एनालिसिस में पढ़ लोगे, बट फिलहाल आप ध्यान रखो कि भैया जो आपकी प्राइस है, जो आपकी कीमत है, उससे लिंक्ड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं
कि सपोज करो कि आप एजुकेशन सर्विसेज देते हो और एक बच्चे से आप 1000 रुपए पर मंथ चार्ज करते हो, ठीक है। अब आपको कोई एनजीओ आके कहता है कि आप ऐसा करो जी, आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ और आप उनसे सिर्फ 200 रुपए पर मंथ लेना, ठीक है, और 800 रुपए पर मंथ आपको हम पे करेंगे, ये किसी एनजीओ ने कहा, ठीक है, कि वो 800 रुपए पर मंथ आपको पे करेगा एज अ सब्सिडी। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, अमाउंट जो सब्सिडी का है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि नहीं की प्राइस के साथ, जो आपकी प्राइस थी उससे डायरेक्टली लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो ये आपका सब्सिडी के अंदर ऐड होगा, ये आपका सब्सिडी के अंदर ऐड होगा। इसी में अगर ऐसा हो जाए कि आप 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप पढ़ाते हो, ठीक है, आप इसके अंदर कई सारे आपने गरीब बच्चे भी पढ़ाए जिससे आपने 200 रुपए लिए, ऐसे करके आपने सपोज करो 100 बच्चे पढ़ाए, ठीक है। अब कोई एनजीओ आता है और वो ये कहता है कि जी आप गरीब बच्चे पढ़ाते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, हम ऐसा करते हैं आपको 10,000 रुपए देते हैं एज अ सब्सिडी, ठीक है। अब इसने एज अ पर स्टूडेंट पे नहीं कर रहा है, प्राइस से डायरेक्टली लिंकेज नहीं है इसका, फीस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसने कहा जी हम आपको लमसम में, आप बहुत नेक काम कर रहे हो तो आपको लमसम में हम 10,000 रुपीज की सब्सिडी देते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई सब्सिडी मिलेगी किसी एनजीओ से तो वो आपका ऐड नहीं होगा, वो आपका ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस से, मतलब कि जिस भी कीमत पे आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, उससे उस सब्सिडी का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलेगा तो वो आपका ऐड नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी लेटर ऑन इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखेंगे, ऑल्दो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है आपको, लेकिन जब लिखित में दिखेगा आपको एग्जांपल फॉर्म में तो आपको और अच्छे से ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये 5 आपके क्या थे, क्लॉजेज, जो कि आपको ध्यान रखने हैं क्लॉज वाइज। ये 5 क्लॉजेज जो है ये आपको क्लॉज वाइज ध्यान रखने हैं कि पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, क्योंकि ये 5 क्लॉजेज ही आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी तो सिंपल है, पहले सब सेक्शन में कुछ कही नहीं रहा, दूसरे में ही आपको 5 क्लॉजेज दे दी जो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत पड़ेगी यहाँ पे। फिर तीसरे वाले के अंदर 2 बातें छोटी छोटी ए और बी में आराम से आप याद रख लोगे, चौथे पांचवें में कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना। तो इन 5 क्लॉजेस को आपको क्लॉज वाइज याद रखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आपको इसका क्लॉजेस वहां पे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज वगैरह की बात हो रही है, दूसरा कि अगर आपके रिसिपिएंट ने कुछ पे कर दिया सप्लायर के बिहाफ पे उसकी बात हो रही है, तीसरे में बात हो रही है इंसिडेंटल एक्सपेंस की या कोई भी पैसे की बात हो रही है, चौथे में इंटरेस्ट रेट फी की बात हो रही है और पांचवें में सब्सिडी की बात हो रही है, ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी। ऑब्वियस ही बात है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई में किसके ऐड होगा, जिसको भी सब्सिडी रिसीव होगी, जिसको भी सब्सिडी मिलेगी उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये ऐड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन नंबर 3 इंक्लूजन हमने देख लिया। अब बात कर रहे हैं किसकी, एक्सक्लूजन की। किसकी बात करेंगे अब, एक्सक्लूजन की। क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। कह रहा है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जो डिस्काउंट है ना वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, विच इज गिवन। लेकिन शर्तें, पहला शर्त क्या है, ए, क्लॉज नंबर ए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कि सप्लाई से पहले या फिर सप्लाई के वक्त, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि जब वो सप्लाई हो रहा था तब ऑब्वियसली बात है उसकी इनवॉइस बनाई जाएगी। उस इनवॉइस के अंदर बकायदा लिखा गया, क्या लिखा गया कि 10,000 रुपए का आपका आइटम है, इसके अंदर हमने आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, आपको पता है बहुत सारे नाम के डिस्काउंट होते हैं, प्रमोशनल डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, किसी भी नाम से हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल डिस्काउंट दिया और आपका फिर प्राइस निकल के आया कितना, 8,000। तो आप इस 8,000 के ऊपर जीएसटी पे करोगे, ना कि 10,000 के ऊपर। मतलब कि अगर कोई भी डिस्काउंट है, कब है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले या सप्लाई होने के वक्त है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि उस चीज को आपने इनवॉइस पे बकायदा लिखा है, चोरी चुपके वाला नहीं, ड्यूली रिकॉर्डेड इन दी सब इनवॉइस। तो उस केस में आपको उसको लेस करके चलना है, मतलब उसको एक्सक्लूड करके चलना है। क्लॉज नंबर ए सिंपल है, कोई टफ नहीं था। क्लॉज बी इंटरेस्टिंग है। आफ्टर दी सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, मतलब सप्लाई के बाद, अच्छा जी सप्लाई आपने कर दी, इनवॉइस पे नहीं लिखा, 10,000 रुपए का कोई इनवॉइस था, वो आपने 10,000 रुपए का इनवॉइस बनाया, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया और आपने सप्लाई कर दिया 1,800 रुपए लेट से, और ये आपने 11,800 रुपए का सप्लाई कर दिया। अब सप्लाई करने के बाद आप कह रहे हो कि जी हम डिस्काउंट दे देंगे, सप्लाई करने के बाद। तो उस केस में देखो क्या है, पॉसिबिलिटी है, कंडीशन क्या है, इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई।
एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द रिलेवेंट इनवॉइस। दो बातें बता दी। पहला कि भैया अगर ऐसा डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि सप्लाई के बाद है तो पॉसिबल तो है, लेकिन शर्त क्या है? पहली शर्त कि भैया इसके लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि भैया इस टाइप से भी डिस्काउंट दिया जाता है, दिया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई होलसेलर अपने डीलर को डिस्काउंट दे रहा है तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट जनरली देखो कैसे होता है कि सपोज करो उसका सामान नहीं बिक रहा, कोई डीलर है वो सामान लेके गया नहीं बिक रहा, तो इस टाइप का एग्रीमेंट करके रखते हैं कि डीलर कहता है कि भैया अगर आपका सामान नहीं बिकेगा ना तो आपने जो मुझे आइटम 100 रुपीज के हिसाब से दिया है इसमें मुझे 10% का और डिस्काउंट दोगे, क्योंकि आसानी से बिक नहीं रहा, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो होलसेलर कहता है चलो जी कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको देंगे। तो अगर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ है, और एग्रीमेंट भी कब? सप्लाई से पहले, एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने तक या सप्लाई होने से पहले अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ था, दैट मींस कि ये डिस्काउंट आप जो फ्यूचर में दे रहे हो इससे आप सरकार को कोई चूना नहीं लगा रहे हो, आपका ये प्री प्लान था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और दूसरा साथ ही में स्पेसिफिकली लिंक्ड टू दी रेलेवेंट इनवॉइस, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्काउंट जो है ये किस इनवॉइस के तहत है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में आपने 1 करोड़ का माल बेचा और एक साथ डिस्काउंट दे दोगे, ना ना ना, सिचुएशन वाइज होगा, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में वो आपका एग्रीमेंट के जो टर्म्स होंगे वो अप्लाई होंगे, किसी में नहीं होंगे। कोई सामान बिक रहा होगा, कोई सामान नहीं बिक रहा होगा, किसी सामान को आप ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हो, किसी को नहीं करना चाह रहे होगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इनवॉइसेस आपने इशू किए ये वाले पूरे अमाउंट के, क्योंकि आपको इसी में से तो फिर डिस्काउंट देके उसको रिवर्सल करना पड़ेगा ना। तो जब आप इसमें से डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो आपको वो आइडेंटिफाई कर लेना है कि भैया किस इनवॉइस के तहत वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब कि आपको इनवॉइस वाइज उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, इनवॉइस वाइज उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर। और दूसरा कारण अभी खत्म नहीं हुआ, आगे क्या कह रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मतलब कि भैया देखो, जब ये इनवॉइस आपने एक बार काट दिया, अब आगे चल के आप डिस्काउंट देना चाहते हो, सपोज करो इसी में बात कर रहा हूं कि आप 1000 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हो, तो उसके इसमें क्या होगा? आपने ये इनवॉइस काट दिया था, ये तो क्या था? टैक्स इनवॉइस। तो अब इस इनवॉइस में अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आपको उसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इशू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट नोट, ठीक है सर। अब आप क्रेडिट नोट अगर दोगे तो वो 1000 रुपए का आप क्रेडिट नोट दोगे और साथ ही में उसके ऊपर आपका रिवर्सल होगा टैक्स का भी 180 रुपए का, ठीक है। टोटल 1180 रुपए का आपने क्या दे दिया? क्रेडिट नोट। किसने दे दिया? सप्लायर ने। किसको दे दिया? रिसिपिएंट को। तो भैया रिसिपिएंट को अब क्या करना पड़ेगा? तो इसको उसका दूसरा एंगल ये है कि जब आपने ये इनवॉइस दिया था तो ये 1800 रुपए का टैक्स जो है वो रिसिपिएंट ने एज अ आईटीसी यूज किया होगा, रिसिपिएंट ने एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको यूज कर लिया होगा। अब जब आगे चल के उसको डिस्काउंट मिल रहा है 1000 रुपए का, तो क्या वो 1800 का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करेगा? तो सही है, बिल्कुल भी नहीं। उसने तो 1800 रुपए के यहां मौज ले लिए और ये 180 रुपए का सरकार के डिस्काउंट का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि सप्लायर कहेगा मैं दूंगा नहीं, मैंने डिस्काउंट में हटा दिया, और जो रिसिपिएंट है उसने 1800 रुपए का पूरा आईटीसी ले लिया। तो दूसरी शर्त क्या लगाई जा रही है कि भैया अगर ऐसे डिस्काउंट दिया जाएगा आफ्टर सप्लाई, तो पहली कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि भैया जो रिसिपिएंट होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना? जितना वो डिस्काउंट से रिलेटेड है, एट्रीब्यूटेबल टू दी डिस्काउंट। मतलब कि अगर 1800 रुपए का वो रिसिपिएंट आपका आईटीसी ले चुका है तो उस 1800 रुपए में से उसको 180 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके 180 रुपए का आईटीसी का बेनिफिट सप्लायर को मिलेगा। मतलब सप्लायर से नहीं लिया जाएगा और तब जाके क्रेडिट नोट जो है वो वैलिड माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि भैया बिफोर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दो, कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन आफ्टर है तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ शर्तें बताएगी। क्या शर्तें बताएंगी? तो 2 शर्तें हैं। पहला कि डिस्काउंट जो होगा वो किसी एग्रीमेंट के तहत स्टैब्लिश होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट जो होगा वो सप्लाई से पहले का होना चाहिए, सप्लाई के टाइम का या सप्लाई के टाइम से पहले का वो एग्रीमेंट होना चाहिए। और साथ ही में जो आप ये डिस्काउंट देने जा रहे हो वो स्पेसिफिकली लिंक्ड होना चाहिए रेलेवेंट इनवॉइस से। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि किस इनवॉइस के बेसिस पे ये डिस्काउंट आपने दिया है, नंबर 1। नंबर 2 कि भैया जो आईटीसी के मजे रिसिपिएंट ले चुका है उसको रिवर्स करना पड़ेगा उस तहत तक, उस अमाउंट तक जितना उसको डिस्काउंट दिया गया है। मतलब कि अगर स्टार्टिंग में उसको 1800 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था और कल को डिस्काउंट मिल रहा है और उस पर 180 रुपए का
आपका जीएसटी इन्वॉल्व है, तो ये 180 रुपए के आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा अपने रिटर्न्स वगैरह में जाके और दिखाना पड़ेगा कि जी मैं 1800 क्लेम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 1620 रुपए का टैक्स क्लेम करूंगा। तो ये रिवर्सल भी होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके आपका वो डिस्काउंट जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उस डिस्काउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सप्लायर ये कहना चाह रहा है कि 10,000 रुपए का इनवॉइस था, उस पर 1800 रुपए का टैक्स था, 11,800 का इनवॉइस इशू हो गया। कल को सप्लायर जो डिस्काउंट देना चाह रहा है, कह रहा है जी मैं 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो मेरा 180 रुपए का आप टैक्स हटा दो, आप 1,000 पे 180 रुपए का टैक्स मेरा हटा दो। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अच्छा बेटा तुम 1800 रुपए का टैक्स नहीं जमा करोगे, तुमने डिस्काउंट दे दिया इसलिए तुम 180 रुपए का टैक्स कम जमा करोगे, मतलब तुम 1620 रुपए का टैक्स जमा करोगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि तुमने ये जो 1800 वाला इनवॉइस अपने सामने वाली पार्टी मतलब रिसिपिएंट को दिया है, वो 1800 रुपए का आईटीसी क्लेम करे, वो 1800 रुपए का आईटीसी क्लेम करे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तो 1620 ही मिल रहा है, 180 गवर्नमेंट माफ कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अच्छा बेटा सप्लायर तुम ये सुनो कि तुमको ये 180 रुपए मैं तब माफ करूंगा जब जो सामने वाला आईटीसी यूज कर रहा है वो भी अपने आईटीसी में से 180 रुपए रिवर्स करेगा, मतलब कि वो एक्चुअल में आईटीसी कितना यूज करेगा, 1620 रुपए, तब जाके मैं तुम्हारा 1620 रुपए एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो पूरा 1800 आईटीसी रिवर्स, पूरा 1800 का आईटीसी यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें फिर ये माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें ये पे करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो 1800 का आईटीसी यूज करेगा तो तुम्हें 1800 जमा करना पड़ेंगे, अगर नहीं तो तुम उससे रिवर्सल कराओ 180 का जितना तुमने उसको डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर का आईटीसी, तब जाके तुम इतना जमा करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। मतलब तब जाके कहीं ना कहीं डिस्काउंट का, कहीं ना कहीं ये जो डिस्काउंट है इसका डिडक्शन मिलेगा, माइनस करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कह सकते हो ट्रिकी सा टर्म है, लेकिन जो मेरी कोशिश है उस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टिल अगर किसी को समझ में ना आया हो टेंशन नहीं लेना, अभी आगे इसके एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अंततः आपके समझ में आ ही जाएगा। एंड तक इसको कनेक्टेड रखो, समझते चलो। आओ जी, यही था इंपॉर्टेंट। खैर क्लॉज नंबर सबसेक्शन नंबर जो 4 है इसमें कुछ खास नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि अगर आप सबसेक्शन नंबर 1 के हिसाब से डिटरमाइन ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे डिटरमाइन करोगे एज में भी प्रिस्क्राइब। तो आपको पता ही है प्रिस्क्राइब कैसा है, चैप्टर नंबर 4 के रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, उन रूल के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसेक्शन नंबर 4 यही बता रहा है कि अगर सबसेक्शन 1 के हिसाब से काम ना हो रहा हो, सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात कह रहा था, सबसेक्शन नंबर 1 कह रहा था क्या कि अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए और जो प्राइस है वही आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपका सबसेक्शन नंबर 1 नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सबसेक्शन नंबर 4 लगेगा। और 4 क्या कह रहा है, एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहां पर है, चैप्टर नंबर 4 के रूल्स के अंदर, तो उसकी मदद से आप कैलकुलेट करोगे। और सबसेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कुछ एक ऐसे टाइप की सप्लाईज हैं जिसको कि नोटिफाई किया है किसने, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसकी रिकमेंडेशन से, काउंसिल की रिकमेंडेशन से। और इस टाइप के नोटिफाइड सप्लाईज जो होंगे वो भी आपके डिटरमाइन किए जाएंगे एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब कि वो उसके ऊपर भी आपका चैप्टर 4 के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर सबसेक्शन 1 के हिसाब से ना कर पाओ तो रूल्स के हिसाब से कर लेना। सबसेक्शन नंबर 5 ये कह रहा है कि कुछ एक नोटिफाइड सप्लाईज है, उनकी वैल्यूज जब आपको कंप्यूट करनी होगी तो उस केस में आपको रूल्स ही फॉलो करने हैं, बात ही खत्म। तो ऐसे नोटिफाइड जो सप्लाईज हैं वो भी आपको रूल्स में देखने को मिलेंगे कि भैया इन नोटिफाइड सप्लाईज के ऊपर सेक्शन नंबर 15 आपको नहीं लगाना है, आपको चैप्टर नंबर 4 के रूल्स ही अप्लाई करने हैं और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वो एरिया हो गए जहां पे आपके रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, आपका सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेबल नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि यहां पे सेक्शन जो सबसेक्शन नंबर 1 है वो काम कर नहीं पा रहा, और ये वो इसलिए जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हें करने नहीं देंगे, इसके वो रूल्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये 5 सबसेक्शन थे एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो इसके साथ लिंक्ड है, वो और समझ लेते हैं फटाफट से, देन फिर लेंगे ब्रेक। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है, तो भैया एक ही एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो क्या है, रिलेटेड पर्सन। जो हमें समझ में नहीं आया वो यही नहीं आया कि भैया क्या मतलब क्या है रिलेटेड पर्सन का, तो ये तो बताओ कि इस सेक्शन के हिसाब से रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब है। तो इसके अंदर आप लिस्ट डाउन की गई है बड़ी सारी सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन आपकी रिलेटेड पर्सन में कवर होती हैं, और उसके अलावा जितनी भी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, अनरिलेटेड पर्सन। आओ जी, पहला देखते हैं। सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक किसी बिजनेस के अंदर दूसरा बंदा जो हो एज अ ऑफिसर हो,
मतलब कि एक है सपोज ए लिमिटेड और इसका डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में रिलेटेड पर्सन। अब मिस्टर एक्स से अगर ए लिमिटेड कोई सामान परचेज करेगी तो वो क्या कहलाएगा रिलेटेड पर्सन। अगर ये आपस में कोई सप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा वो रिलेटेड पर्सन। तो ऐसी कोई डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है आपस में एक दूसरे के बिजनेस वगैरह के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे आपके रिलेटेड पर्सन, और उसके बीच में अगर सप्लाई होगा तो वो रिलेटेड पर्सन का सप्लाई कहा जाएगा। सेक्शन 15 वहां पे नहीं लग पाएगा। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस, ये तो बात ही खत्म हो गई। मतलब ए बी सी एक पार्टनरशिप फर्म है और ये सप्लाई कर रहे हैं किसी ए को या किसी से रिसीव कर रहे हैं कोई गुड्स या सर्विसेज किससे बी से, तो ऑब्वियसली बात है क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बात ही खत्म हो गई। तो नाम से पता लग रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, मतलब ए है उसके यहां काम करता है मिस्टर बी, तो ये दोनों क्या है आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहां पे अगर ये कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो ये ट्रांजैक्शन कैसा कहलाएगा रिलेटेड पर्सन का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक है ए लिमिटेड एक है बी लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये ए लिमिटेड के 26% की जो शेयर्स हैं और बी लिमिटेड के लेट से 30% के जो शेयर्स हैं वो किसके पास है मिस्टर सी के पास, ठीक है। ए लिमिटेड का भी 26% शेयर किसके पास है मिस्टर सी के पास, और बी लिमिटेड का भी 30% शेयर किसके पास है मिस्टर सी के पास। तो उस केस में मिस्टर सी क्या बन गया रिलेटेड पर्सन। अब मिस्टर सी से तुम ट्रांजैक्शन करो तो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ए और सी ट्रांजैक्शन करें तो भी रिलेटेड कहलाएगा, बी और सी करें तो भी रिलेटेड कहलाएगा, और ए और बी भी अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो भी रिलेटेड पर्सन का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए का भी जो सब्सटेंशियल मालिक है वो सी है और बी का भी जो है वो सब्सटेंशियल मालिक कौन है सी है। तो इस केस में ए और बी जो हो गए वो एक ही की कंपनी कहलाएगी, मतलब सी की कहलाएगी। तो इनके बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो रिलेटेड पर्सन के ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। चलिए जी, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मतलब अब यहां पे ए लिमिटेड जो है इसके 26% के शेयर जो है वो किसके पास है बी लिमिटेड के पास। ए लिमिटेड के 26% शेयर्स किसके पास है बी लिमिटेड के पास। तो बी लिमिटेड क्या कर रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, ऐसा कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में ये आपस में क्या नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में ये आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो रिलेटेड पर्सन का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। तो ये वही वाली पीछे वाली चीज होगी जो हमने यहां पे देखा था कि किसी भी थर्ड पर्सन के पास, किसी भी थर्ड पर्सन या किसी भी थर्ड एंटिटी या किसी भी थर्ड कंपनी के द्वारा दोनों के दोनों कंट्रोल्ड है और टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब यहां पे क्या हुआ कि ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को। मतलब मैंने वो सिचुएशन आपको इस वाले पॉइंट में बता दी थी ना कि ए सी की हो, बी सी की हो, ए बी की हो, कैसी भी सिचुएशन हो वो रिलेटेड ही कहलाएंगे। तो उसी को अलग अलग पार्ट में यहां पे बताया जा रहा है। मतलब कि एक ए है एक बी है, ये दोनों इंडिविजुअल है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब ये दोनों इंडिविजुअल जो है ये सपोज करो होल्ड करते हैं शेयर्स किसी एक्स लिमिटेड के अंदर, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड के अंदर इसके भी 26% शेयर्स हैं और इसके भी 27% शेयर्स हैं। तो उसके इसमें ए और बी क्या हो गए रिलेटेड, बी और एक्स क्या है रिलेटेड और ए और एक्स भी क्या है रिलेटेड। तो उसी को अलग अलग फॉर्म में यहां पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगला, दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। बात ही खत्म होगी, भाई बंधु है, चाचा भतीजा है, ठीक है। तो सेम फैमिली के अगर मेंबर्स होंगे तो वो भी आपके रिलेटेड पर्सन में यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे। आगे कह रहा था टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स अ लीगल पर्सन, मतलब कि कोई भी लीगल पर्सन जो होगा वो यहाँ पे पर्सन है। लीगल पर्सन का मतलब ये हो गया एंटिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक चीज को डिफाइन नहीं किया गया ना, तो जैसे हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड क्या है पर्सन है या लीगल पर्सन है? ये एक लीगल पर्सन है, ऑल्दो पर्सन नहीं है बट ये लीगली एक पर्सन है। तो अगर कोई लीगल पर्सन होगा तो उसको भी आपको पर्सन में इंक्लूड करना है, ठीक है सर। आगे, पर्सन who are associated in the business of one's another in that one is the sole agent, sole distributor, sole concessioner, howsoever describe of the other shall be deemed to be related। मतलब कि एक सिंपल एजेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मिस्टर ए है और इसका एक एजेंट है, सोल एजेंट है कोई मिस्टर बी, ठीक है। अब ये सोल एजेंट है तो ये इसके बिहाफ पे बिजनेस करता है जी, अलग अलग लोगों को सामान बेचता है, खरीदता है, वो सारी चीजें चल जाएंगी। लेकिन अगर ये दोनों आपस में ही सेल परचेस करने लगे तो उसके इसमें क्या ये रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। वैसे ही मिस्टर ए का मैंने एजेंट कहा, इसको आप कह लो कि ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर है,
सोल कंसेशनर है, कुछ भी है। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो ये मिस्टर ए के बिहाफ पे काम करता था, किसी थर्ड व्यक्ति को सामान खरीदता था, बेचता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो एज अ एजेंट कहला रहा था, रिलेटेड पर्सन नहीं था। लेकिन अगर ये आपस में ही सप्लाई करने लगेंगे, सेल परचेज करने लगेंगे, तो उस केस में ये दोनों व्यक्ति आपस में रिलेटेड कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? तो बिल्कुल ये आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लॉज सी के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रिलेटेड के सारे फैक्टर्स को बताती हैं, और इन फैक्टर्स के ऊपर भी आपकी केस स्टडी, आपके सवाल बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन नंबर 15 का स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का ही पार्ट है। चलिए जी, तो हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस खत्म हो गए, 5 सबसेक्शन हमने देख लिए इन डेप्थ, सारे क्लॉजेस देख लिए, और एट द एंड एक्सप्लेनेशन को भी कवर कर लिया। अब इन्हीं चीज को हम दोबारा रिपीट करेंगे एनालिसिस के अंदर, थोड़ा और इलैबोरेट करते हुए, थोड़ा और डायग्राम वगैरह बनाते हुए, और उसके इलस्ट्रेशंस वगैरह को रिलेट करते हुए पॉइंट वाइज, कि अगर ये पॉइंट है तो इसके ऊपर ये एग्जांपल आपका अच्छे सेट हो जाएगा। ऑल्दो मैंने आपको एग्जांपल देने की पूरी कोशिश की थी हर एक पॉइंट के अंदर। चलिए जी, तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे इसके एनालिसिस को कवर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।